है मतलूब व मकसूद मोमिन, ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई। यही वो आज़म, यही वो जज्बा हमारे जवानों में है जो बॉर्डर पर खड़े हैं सीना सपर डट कर, दुश्मन की आँख में आँख डाले। उन्हीं की वजह से आज हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। ऐसे ही एक बहादुर सपूत कि जिन्होंने दुश्मन की आँख में आँख डालकर आखिरी दम तक दीवाना वार लड़ाई की, और वो दीवानगी थी इस मुल्क पर मर मिटने की। हम मौजूद हैं मेजर अदील शहीद के घर पे और उनके वालिद और उनके बड़े भाई हमारे हमरा हैं। अंकल अस्सलाम वालेकुम। नबीला अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एक तो गुफ्तगू करने के लिए। मैं और महक जब भी हम इस तरह के इंटरव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, हमारी मुख्तलिफ़ लोगों से गुफ्तगू होती है। यकीन मानिए कि जब भी शुहदा की जो फैमिली है उनसे हम बात करते हैं तो हमारे अल्फाज में भी वो अदब झलकता है, हमारे दिलों में भी वो अदब उसी तरह होता है। तो गुफ्तगू के आगाज़ से पहले ही हम आपको सबसे पहले तो सैल्यूट पेश करते हैं। अंकल बताइएगा कि 119 PMA लॉन्ग कोर्स, और जिस वक्त उनकी इंडक्शन हुई उस दिन से लेके जिस दिन खबर आई उस दिन तक, कैसा बेटा पाया आपने अदील को? किस तरह के उनकी शख्सियत थी, और क्या बचपन से ही उन्हें शौक़ था या फिर बाद में ये चीज़ डेवलप हुई? शुरू करते हैं बचपन से। जी। जब वो बहुत छोटा था उस वक्त से ही वो उसका वाहिद खेल था शहादत शहादत, और वो ऐसे करता था कि कारपेट पे उसने गद्दा बिछा लिया और अपनी बहन से, जो साइंटिस्ट भी हैं इस वक्त और इंजीनियर भी हैं, उनसे कहता था कि बाजी मुझे ना कुशन मारना। ठीक है। तो और ये सोचना कि ये है ना बम है, तो वो कुशन मारती थी। वो गद्दा इसलिए बिछाया जाता था कि गिरूं तो चोट ना लगे, तो उस पर गिरते थे। इंस्ट्रक्शंस उसने पहले से दी हुई होती थी कि मेरे ऊपर पहले वाइट चादर पहनाना, फिर मुझे रैप कर देना झंडे में। झंडा घर पे होता था पूरे साल ही। तो ये इतना सा होता था, और उस एज से लेकर फर्स्ट ईयर का बच्चा जवान होता है, फर्स्ट ईयर तक उसका गेम यही था। जब टाइम मिलता था ऐसे ही करना, उसका गेम यही था। बाकी पढ़ाई में बहुत तेज था माशाल्लाह, और लॉन्ग टेनिस खेलता था। फिशिंग का बेइंतहा शौक था, क्योंकि मैं जाता था तो वो मेरे साथ जाता था। उसमें हमारा किरदार ये होता था कि जब वो कोई फ़िश पकड़ लेते थे तो उसका कांटा निकालना, क्यों वो मुश्किल काम होता है और हाथ गंदे होते हैं। अच्छा। तो पापा ये आप कीजिएगा, तो वो कांटे में निकाल रहा होता था। खाने का बहुत शौकीन था। स्कूलिंग उसकी बहुत अच्छी थी, कभी भी नेवर उसकी कोई शिकायत आई हो स्कूल से। हाजिर दिमाग बहुत था, यानी आप कोई सवाल करें तो वो एक्सटेम्पोर ऐसा जवाब देता था कि लाजवाब का लॉजिकल। तो इसमें वो पूरे ख़ानदान में भी मशहूर था, दोस्तों में भी मशहूर था। ले लिया होगा। इसने तय तो किया हुआ था फौज में जाना है बचपन से ना, जैसे आप आदतें बता रहे हैं। जी जी। बड़े होकर भी वो और पुख्ता होता गया ना जी। उसकी सलाम अलैक भी जिन लोगों से थी, वो बच्चे भी बड़े जो सीरियस किस्म के बच्चे होते हैं उनको वो लाइक करता था। तो जब वो लेटर आ गया तो माँ से मिले, गले। वालदा उनकी बीमार थी, उनके साथ लेट जाता था, बाजू पे सर रख कर। ये नहीं देखता था कि वर्दी है या नहीं है। वो पता नहीं क्या क्या खुजर माँ के कान में करता रहता था, और दोनों गपशप मारते रहते थे। टू 2007 में उसने PMA ज्वाइन किया, कमीशन हासिल किया।
कमीशन हासिल किया 2009 में। 2009 में। उसके बाद मुख्तलिफ जगहों पर पोस्टिंग रही उसकी। शुरू के वो 5 साल सरगोदा में पोस्टेड था, वहाँ पर भी वो एडजुटेंट रहा, बैटरी कमांडर रहा, मतलब बड़ी की उनके पास, हाँ बिल्कुल सेंसिटिव पोस्ट है। उसका रीज़न यही था कि वो भरपूर अंदाज में वो यानी अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देता था। मुझे फ़ख्र है कि उसने पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए अपनी जान दी। मुझसे कहता था कि आप ज़ख्म सिर्फ सीने पे देखिए, मेरी पीठ में निशान नहीं हुआ। बहुत सारे उसके मैसेजेस हैं जो मैंने मोबाइल बंद किया हुआ है, उसमें वो यही कहता था। यकीनन ऐसी औलाद जो है वो काबिल फ़ख्र होती है माँ बाप काबिल फ़ख्र होती है। एक सिर्फ ऐसी औलाद ही जो जिसके मार्क्स अच्छे आ जाएं, उनके माँ बाप का सर कितना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। जो वो औलाद जिसने मुल्क का नाम रोशन किया। और ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ बड़ी अहम है, किसी भी मुल्क का फ़ौजी हो वो यही चाहता है कि फ्रंट पे हो। उनके भाई भी मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगी कि भाई से बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, बाप की तो बेटे से होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम बाप से वो बात नहीं कर पाते जो हम भाई से कर देते हैं। तो आप बताएं कि अब किस तरह का ताल्लुक़ था, कैसे भाई थे वो? हम लोग 2 ही भाई हैं और मेरे इसके दरमियान तक में 6 साल का गैप था, मगर ये कि बहुत अच्छे दोस्त थे, राजदान थे। होटलिंग करना, शुगल मस्ती साथ करना, आउटिंग हो गई, बहुत सारी बातें आपस में जो अच्छा। इसके अलावा अदिल की पर्सनैलिटी में एक बात थी कि वो हमारे घर का जज था। अम्मा हमारी पूरा साल इंतज़ार करती थी कि अदिल आएगा, पूरे साल के केसेस जो टाइट करता था सबको। उसकी कुछ पर्सनैलिटी भी कुछ टाइप की थी, रौबदार। जी हाँ, ज़ुनैरा ने ये करा, उमैरा ने ये करा, इसको इस तरीके से बोलो, ठीक है। अब्बा तुम्हारे कंट्रोल में नहीं आते हैं, रात को देर से आ रहे हैं, इनकी सेहत डिस्टर्ब हो रही है, वो सबको कंट्रोल कर लेता था। सेम सिचुएशन इधर थी। मुझे मालूम था कि नहीं यार, अदील से मैं कोई मशवरा करूँगा, फैमिली मैटर्स हैं, पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई भी बात है, आइडियाज़ ऐसे देता था कि जो इम्प्लीमेंट होना तो वो 100% उसका रिजल्ट आता था। बाकी जहाँ तक उसकी शख्सियत की बात है तो 20 सितंबर से पहले तो मेरा भाई था, 20 सितंबर के बाद तो वो कौम का बेटा, कौम का भाई। 6 सितंबर के हवाले से ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है, तो इसकी शख्सियत के हवाले से मैं सिर्फ 2 बातें करना चाहूँगा। हमारे माशरे में एक बीइंग मुस्लिम, बीइंग पाकिस्तानी, एक बहुत बड़ा अलमिया है। शादी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। हम भी बहन बेटियों वाले हैं, आप भी बहन बेटियों वाले हैं। कुंवारी लड़की से भी कोई शादी करने को तैयार नहीं है, उस पर भी डिमांड होती है, इससे छोटी उम्र की हो, जहेज ज़्यादा हो। अच्छा यार, वो वाली फैमिली अम्मी, वो मुझे अमेरिका सेटल करवा देगी, उसका भाई कर्नल है, उसका भाई CSP ऑफिसर है, ठीक है। नहीं अम्मी, वो ये 24 साल की है, वो 19 साल की है, मैं उससे शादी करूँगा। 27 ईयर्स ओल्ड, कैप्टन था और शाइनिंग ऑफिसर था, ठीक है। उसने अम्मी से बोला कि अम्मी मैं किसी शहीद की बेवा से शादी करना चाहता हूँ। नहीं, अम्मी ने पूछा कि बेटा आपकी शादी करना चाह रहे हैं हम लोग, अगर तुम्हारी कोई पसंद है तो तुम बताओ, वरना फिर हम कोई ढूंढें। तो अदील ने ये शर्त रखी थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की जो बेवाएँ होती हैं वो बहुत यंग एज में बेवा हो जाती हैं, फिर पूरी ज़िंदगी वो सर्वाइव करती हैं। तो ज़रबे अदब के थे कैप्टन मुजाहिद बशीर जी, उनकी बेवा से इन्होंने शादी करी। ये वो किरदार है जो कि पूरी दुनिया में ये जानना चाहिए कि आजकल के दौर में भी ऐसे नौजवान मौजूद हैं। ऐसे नौजवान अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आर्मी में ऐसे सैम्पल्स हैं जिनको देखकर हम लोग सबको, पूरी कौम को रश करना चाहिए। जहाँ तक कुर्बानी की बात है तो शहादत सिर्फ कुर्बानी नहीं है। जब ये कमीशन से हासिल किया, 161 में सरगोदा में पोस्टेड हुआ, तो बीच में ये 6 मंथ्स के लिए सियाचिन पोस्टेड हुआ था। मेरी बड़ी बहन की शादी थी उमेरा की, ये स्कर्दू में था, इसको छुट्टी नहीं मिली थी। हमारे घर का पहला प्रोग्राम था,
भाई शरीक नहीं हुआ। पता नहीं कितने भाई होंगे जो अपनी बहनों की शादियों में शरीक नहीं हुए होंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हिफाजत पहले नंबर पर। अव्वलीन। जी हाँ। और उसके बाद बोल दिया था पापा को कि पापा आप मेरी फिक्र ना करें, आप समझें कि मैं नहीं हूँ। आपने जब मुझे पाकिस्तान आर्मी में भेजा था तो अब मैं पाक फौज का हूँ। मेरे लिए सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद फैमिली है। तो ये तो उसकी शख्सियत है जिस पर हम लोगों को फ़ख्र होना चाहिए। जब वो कहा करते थे आपको कि दुआ करें कि शहादत हो और जब भी इस तरह की चीज़, तो एक फ़ौजी के बाप के तौर पे तो आपको फ़ख्र महसूस होता होगा, लेकिन एक उस बाप के तौर पे कि जिसने पाला पोसा तालीम दिलाई, हर वो ख्वाहिश पूरी की। आपकी कहानी उंगली जो है पकड़ के, कभी बाग की सैर, कभी पापा यहाँ, कभी वो ख्वाहिशात, उस वक्त आपके क्या एहसासात होते थे जब आपसे ये कहता था? आप एक वक्त तो आप शायद आपके दिल में आता होगा कि हाँ बेटा मेरी दुआ है, लेकिन दूसरे ही पल शायद ये ख्याल होता था मेरा बेटा मुझसे जुदा ना। नहीं, ईमानदारी की बात ये है कि मैंने कभी दुआ नहीं की, ये नहीं बीइंग ए फादर, कि शहीद हो जाए। लेकिन वो मुझसे रिक्वेस्ट ज़रूर करता था। बड़ा ओबीडियंट बच्चा था ही तू। मसलन वो आए 7 दिन के लिए आए या 10 दिन के लिए आए या 15 दिन के लिए आए, तो वो रात को मैं कभी भी पाँव नहीं दबाता हूँ, मुझे ज़रूरत ही महसूस होती है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम क्वाइट फिट। वो रात को 1 घंटा पाँव दबाता था, मना करता था, झिड़क देता था। और उसकी एक यादगार बात ये है, ये भी यही करते हैं। लास्ट टाइम जब उसने मुझे एक तोहफ़ा दिया, वो तोहफ़ा मैं भूल नहीं सकता। वो गए एक मसाजर मशीन ख़रीद लाए जो पाँव दबाती, पिंडियाँ भी दबाती, थाइज भी दबाती है। तो मुझे क्लिफ्टन से फ़ोन किया, क्लिफ्टन से ख़रीदा था उसने। तो कहने लगा पापा आज मैं एक ऐसा तोहफ़ा दे रहा हूँ कि आप मुझे याद रखें। अच्छा, वो मैंने कहा भाई कोई महंगी चीज़ नहीं ख़रीद लेना। तो कहना नहीं आप बेफिक्र रहें। तो कोई 70-80 हज़ार रुपये की मशीन थी, वो उसने ख़रीदी। और जब यहाँ लाया तो बड़ी खामोशी से वो इन कॉर्नर वाले कमरे में चला गया कि उसकी पैकिंग वैकिंग खोल ले, उसको फिट कर ले, फिर मुझे बुलाए। खैर मैं गया वहाँ, तो जब बुलाया गया तो मैंने हाँ बेटे क्या लाए? कहना ये आपके लिए बेटा आ गया। अच्छा। मैंने कहा क्या है भाई? कहना ये मेरे बाद, अब उस वक्त कॉन्सेप्ट ही नहीं था उसकी शहादत का। कहना जब मैं नहीं होऊंगा तो मैं तो यही समझ रहा हूँ ना कि ये जब काम पे वापस जाएंगे। हाँ, तो कहना ये आपके पाँव दबाया करेगी और बड़े मज़ेदार दबाएगी, और इसको झिड़क भी नहीं सकते आप। पाँव रखे, मैंने दोनों पाँव डाले अंदर। उन्होंने फिर मुझे उसके 5-6 बटन है वो समझाए। दिल नहीं चाहता उस मशीन में पाँव डालना। मैं बार बार एक चीज़ सोच रही हूँ कि जब भी कोई बेटा इस तरह की तरबियत पाता है कि एक दिन बाप या घर वाले बैठ के कह रहे होते हैं हमें हमारे भाई पे, हमें हमारे बेटे पे बहुत फ़ख्र है, तो वो जो फ़ख्र होता है ना, उस फ़ख्र के पीछे बहुत कुर्बानियाँ छुपी होती हैं। उस फ़ख्र के पीछे बहुत सारी तल्ख़ और बहुत सारी ऐसी अच्छी यादें छुपी हुई होती हैं, इनको आप जब जब याद करते हैं ना, आंखों से आंसू जारी होते हैं। उनके वालिद साहब से हमने गुफ्तगू की, उनकी छोटी बहन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। मैं चाहूँगी कि हम उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। आप छोटी बहन है मेजर अदील जी, सबसे छोटी। जो छोटी बहनें होती हैं ना, जैसे मैं अपने बड़े भाई की बहुत लाडली हूँ, तो छोटी बहनें वैसे बड़ी लाडली होती हैं और फरमाइशें भी करती हैं। भाई से कैसा ताल्लुक़ था? भाई दोस्त भी था, बाप भी था, सब कुछ था। और मतलब उसकी पर्सनैलिटी जस्ट लाइक ऐसी थी कि वो लगता ही नहीं था कि वो माशाल्लाह एक मेजर है और इतने बड़े रैंक पे है। वो उसकी मतलब पर्सनैलिटी आर्मी में बिल्कुल टोटली डिफरेंट थी और घर पे टोटली डिफरेंट। यानी कि जब वो आता था तो बाकायदा लूडो के मैच हो रहे हैं और उसमें भाई साफ सी बातें चीटिंग बहुत करता था। यानी कि उसमें कोई ऐसा नहीं होता था कि मुझे लगे कि यार मैं किसी सीरियस बंदे के साथ बैठी हुई हूँ। चीटिंग भी हो रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो भाई की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि वो लिटरली वो कंप्लीट पैकेज।
ये था पूरा पूरा एक भाई जो कि आपकी फरमाइशें भी पूरी कर रहा है। लिटरली। बल्कि मैं जब मैं लास्ट टाइम अदील भाई के पास थी तो वो मुझे लेके जा रहा था पेशावर साइड पे, जब वो कहूटा पोस्टेड था। तो पेशावर हम जा रहे थे जस्ट लाइक मेरी क्योंकि शादी होने वाली थी, तो मुझे कह रहा था कि मैं तुम्हें मेन जगह पे लेके जा रहा हूँ, जो तुमने अपना डिनर सेट पसंद करना है तुम अपने हिसाब से खुद वहाँ जाकर देखना। तो हम लोग ऑन द वे थे। अब रास्ते में एक रूट जा रहा था मरी की तरफ, तो मुझे कह रहा यार तुमने मरी देखा है ना? मैंने कहा नहीं भाई मैंने नहीं देखा। यार तुमने मरी नहीं देखा? मैंने कहा नहीं यार हद होती है। उसने वहीं से टर्न लिया है और वो मुझे मरी की तरफ ले गया। और भाई एक दिन में उसने मुझे पूरा मरी घुमा दिया, जो जो जगहें, यानी कि मैं आज बैठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ यार वो शायद वाकई मेरा लास्ट ट्रिप था अदील भाई के साथ। उसको पता था कि शायद मैं दोबारा नहीं आऊँगी, तो उसने मुझे एक दिन में ना वो सारी जगह दिखा दी जो मैंने नहीं देखी थी। और फिर शादी की शॉपिंग भी करवाई। बस शादी की शॉपिंग, बल्कि इस टाइप की कि मैं कराची आ गई, वो वहीं पे पोस्टेड था। उसने वहाँ पे रहते हुए भाभी के साथ अपनी मर्जी से जो उसको सूट पसंद आ रहा है वो उसने सूट लिया, जो उसको मेरे लिए समझ में आ रहा है। मतलब इवन उसने ये भी नहीं पूछा कि यार तुम्हें ये पसंद आएगा नहीं आएगा। वो भाई पूरा जब वापस आया मेरी शादी के दिनों में तो इतना बड़ा अटैची था और कह रहा है खोलो सारा सामान तुम्हारा। मैं भाई को देखने, मैंने कहा भाई ऑलरेडी मेरे पास माशाल्लाह इतना कुछ हो गया और तुमने इतना अच्छा। और मज़े की बात आप ये देखें कि उसको मेरी चॉइस का भी अंदाज़ा था, यानी कि जो मैं सूट निकाल रही थी ना, भाई ये तो बहुत अच्छा है, भाई ये चीज़ तो अच्छा, हाँ ये चीज़, इस चीज़ की तो मुझे ज़रूरत थी। यानी कि उसको जस्ट लाइक पता होता था कि मुझे क्या चाहिए या मेरी क्या डिमांड है या आगे मैं क्या डिमांड करने वाली हूँ। तो भाई के साथ इतना अच्छा रिलेशन, अब भाई की कौन सी ऐसी बात है जो याद आती? बहुत सारी बातें, बल्कि वो तो किसी टाइम पे भूलता ही नहीं। सबसे पहली उसकी जो पंक्चुअलिटी थी वो ये थी कि हमारे घर में बर्थडे हो, फादर्स डे हो, मदर्स डे हो, 12 का 1 सेकंड ऊपर नहीं होता था उसकी कॉल आती थी। और सबसे ज़्यादा याद तब आया जब मेरी फ़र्स्ट बर्थडे उसकी शहादत के बाद आई। यानी कि जस्ट लाइक मैं अपना मोबाइल देखती रहा, उसकी कॉल नहीं आई। उस वक्त ऐसा था कि यकीन आज तक नहीं आता कि भाई नहीं है, लेकिन जब उसकी कॉल नहीं आती है, उससे रब्ता नहीं होता ना, तो इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई नहीं है। बहुत शुक्रिया अंकल और बहुत शुक्रिया बहन आपका। और यकीनन कभी कभी प्रोग्राम करते हुए ऐसे लम्हात आते हैं जैसे हम पे बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि हम इमोशंस के जो दरिया है उसमें ना बहें, हम अपने आप को कंट्रोल रखें। लेकिन कुछ अय्याम ऐसे होते हैं, कुछ अशख़ास ऐसे होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो हमें ये बारहा सोचने पे मजबूर कर देती हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम जो शायद अपने घरों में बैठ के बहुत अल्लाह मियाँ से शिकवा करते हैं कि अल्लाह मियाँ आज ये हमारे पास सहूलत नहीं, आज ये नहीं है, वहीं पे कहीं दूर कई 100 किलोमीटर दूर एक ऐसी सरहद पे बैठ के कि जहाँ पे शदीद गर्मी है, बारिश है, दुनिया के बुलंद तरीन जंगी मकाम पे जो हमारे बेटे शिकवा नहीं करते, उन दरियाओं के मुहाफ़िज़ हैं, उन समंदरों के, उन फ़िज़ाओं के, उन पहाड़ों के, उन लालाज़ारों के मुहाफ़िज़ हैं। हम आज टीम न्यादिन की तरफ से उनको भी सलाम पेश करते हैं। अंकल आपको भी सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि जैसा कि खुदावंद ताला ने भी अपने बंदों से वादा किया है कि शहीद कभी मरा नहीं करते, तो यकीनन एक तो मेरी खुशनसीबी कि जहाँ पे अदील भाई बैठते थे आज मैं वहाँ बैठा हूँ, और कहीं वो देख के हम सबको मुस्कुरा रहे होंगे, उन तमाम तर नौजवानों को देख के वो खुश हो रहे होंगे जो उनके एक भी ट्रेन करदा जो अगर नौजवान है वो राह रास्त पे लग गया तो समझे कि मिशन पूरा हो गया। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।